हेलो फ्रेंड्स। आज हम एसिड बेस का सेकंड लेक्चर देखेंगे। पहले लेक्चर में हमने अरेनियस कंसेप्ट के बारे में बात की। हमने ये देखा कि अरेनियस ने बताया था कि H प्लस आयन और OH आयन माइनस आयन जो देते हैं उनको एसिड और बेस बोला जाता है। अब हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो पहले तो सिर्फ कुछ ही कंपाउंड थे तो एसिड बेस को क्लासिफाई करना बट बाद में बहुत ज़्यादा एसिड डिस्कवर किए गए, बहुत ज़्यादा एसिड के बारे में पता चला, बेस के बारे में पता चला, तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो पहले तो हम एसिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे। एसिड। अब देखो, जो भी एसिड थे उन एसिड को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहली तो कैटेगरी थी अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। तो पहला जो क्लासिफिकेशन था वो क्लासिफिकेशन था डिपेंडिंग ऑन सोर्स और ओरिजिन। मतलब वो मिले कहां से, इसके ऊपर उसका क्लासिफिकेशन किया गया। उसमें पहला क्लास आता है, फर्स्ट क्लास इज ऑर्गेनिक एसिड। अब देखो, ऑर्गेनिक एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके ऊपर पूरी केमिस्ट्री की एक ब्रांच ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 11th-12th में जब आप जाओगे तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन और हम भी ये पढ़ेंगे, लेकिन जो कार्बन का टॉपिक है उसमें, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो टॉपिक है उसमें हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन अभी के लिए आपको कुछ बेसिक आइडिया मालूम होना चाहिए। ऑर्गेनिक दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब होता है यहाँ पे एसिड्स that derived or obtained from the living things। लिविंग थिंग से जो चीजें पता चलती है उनको हम क्या बोलते हैं, मतलब जो मिलती है, जो डिराइव्ड होती है, जिनका सोर्स लिविंग थिंग है, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। अब लिविंग थिंग में क्या क्या आएगा? लिविंग थिंग में आएगा प्लांट, उसमें आएगा एनिमल, उसमें आएगा इंसेक्ट, ऑल, ये सारी चीजें, उसमें जो मिलता है उसको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। अब एग्जांपल देखी जाए, एक है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है, अब फार्मूले की जरूरत नहीं है यहाँ पे, फिर भी हम लिख देंगे HCOOH फार्मूला होता है। फॉर्मिक एसिड जो मिलता है वो रेड एंट से, रेड एंट, लाल चींटी जो होती है, उसको लैटिन भाषा में फॉर्मिका बोला जाता है। तो फॉर्मिका से मिलने वाला एसिड जो है फॉर्मिक एसिड। नंबर 2 है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड जो, इसका फार्मूला भी लिख देंगे CH3COOH। CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। ये एसिटिक एसिड जो है वो एसिटम नाम के प्लांट के रूट से मिलता है, एसिटम प्लांट। तो इसलिए इसको एसिटिक एसिड बोला गया। नंबर 3 पे हम देखें ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो स्पिनच में होता है, पालक, टोमेटो में होता है। क्योंकि हमने ये देखा हुआ है सारा कि एसिड की टेस्ट जो होती है वो सोर होती है। अब देखो ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH-COOH। तो ये ऑक्सैलिक एसिड है। तो इस तरह के एसिड जब आपको मिलते हैं, जैसा और एक एसिड अगर आप देखना चाहें यहाँ पे जो बहुत कॉमन है, सिट्रस फ्रूट में मिलता है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट में मिलता है, इसलिए सिट्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये हो गया। मैलिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है, कई सारे एसिड्स है, टाटारिक एसिड है। तो ये सारे एसिड को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ ऑर्गेनिक एसिड। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक सोर्स से मिलते हैं। अब दूसरा जो टाइप है वो होता है जिनको हम इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक, या फिर उसको बोला जाता है मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या होता है? द एसिड्स which are obtained from the non-living source or which are derived from, मैं लिखता हूं यहां पे, derived from minerals present in soil और earth। जमीन के नीचे जो मिनरल्स होते हैं जमीन के अंदर, उसमें से जो एसिड मिलता है उसको मिनरल एसिड बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, HNO2 नाइट्रस एसिड है। ये सारे एसिड, इनमें आपको ये सारे लिविंग थिंग से नहीं मिलेगी, ये नॉन लिविंग या जमीन से मिलते हैं। तो इनको बोला जाता है इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड। नाम लिखना चाहिए तो नाम लिख देंगे,
क्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड। ओके, ये कुछ। अब ये हो गया एक क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेस, और जैसा हमने बोला कि ओरिजिन। ओके, अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है डिपेंडिंग ऑन। ओके, एक बार इसको आप ये देख लो कि पहला जो हमने क्लासिफिकेशन देखा डिपेंडिंग ऑन ओरिजिन, ओके, वो मिलते कहां से। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं डिपेंडिंग ऑन उसका स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ मतलब क्या, ताकत। अब यहां पे एक चीज समझ लो कि ये स्ट्रेंथ जो होती है, ये स्ट्रेंथ यहां पे वर्ड जो है वो स्ट्रेंथ रिलेटेड है, स्ट्रेंथ इज रिलेटेड विद द डिसोसिएशन ऑफ H प्लस आयन। ओके, डिसोसिएशन ऑफ H प्लस आयन। इसका मतलब क्या है समझ लो। जैसा हमने एरेनियस ने क्या बोला था कि HCl है, अगर उसको पानी में डाल दो तो वो क्या करेगा, H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। इसका मतलब जो बॉन्ड था H और Cl के बीच में, वो बॉन्ड क्या हुआ, टूटा। मतलब इसकी स्ट्रेंथ, तो ये जो टूटने की ताकत है उसी को हम यहाँ पे स्ट्रेंथ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी अलग है, वो क्या है, मान लो आपके पास दो स्टिक्स है, एक ये स्टिक है और एक दूसरी स्टिक है जो इतनी थिक है। ओके, ये इस तरह से। अगर आपको पूछा गया कौन सी स्टिक जल्दी टूटेगी, तो ऑब्वियस है आप दोगे आंसर ये टूटेगी, ये नहीं टूटेगी। तो ज्यादा स्ट्रांग कौन है, ये। तो जनरल में हम ऐसा बोलते हैं कि जो नहीं टूटेगा वो स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, एसिड और बेसिस में जब आप किसी एसिड को पानी में डालोगे तो वो जितना इजीली डिसोसिएट होगा, इजीली डिसोसिएट, जो इजीली टूटेगा उसको हम यहाँ पे बोलते हैं स्ट्रांग। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रांग। तो ये एक चीज बहुत ध्यान रखो कि जनरल केस में हम बोलते हैं जो नहीं टूटेगा उसको स्ट्रांग बोलेंगे, लेकिन एसिड बेस में उल्टा है, जो जल्दी डिसोसिएट होगा, जल्दी टूटेगा, उसको हम स्ट्रांग बोलते हैं, जो नहीं टूटता उसको वीक बोला जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है, जैसा हमने बोला, स्ट्रेंथ इज रिलेटेड विद द डिसोसिएशन ऑफ H प्लस आयन। डिसोसिएशन ऑफ H प्लस आयन से स्ट्रेंथ जो है वो रिलेट करती है या रिलेटेड है। ओके, द फर्स्ट वन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड इज दैट, हम इसको सिंपल में ऐसा बोल सकते हैं पहले तो, कि वो एसिड जो इजीली डिसोसिएट होगा लेकिन बाद में एसोसिएट नहीं होगा, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, या पहले डेफिनेशन लिख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड इज दैट विच डिसोसिएट्स completely in water and not associate। ओके, जो डिसोसिएट तो होगा लेकिन फिर से एसोसिएट नहीं होगा। मतलब मान लो कई बार ऐसा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, कोई चीज डिसोसिएट होती है, टूटती है, लेकिन फिर से वो एसोसिएट हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में वैसा नहीं होगा। इन विच द डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर एंड नॉट एसोसिएट and release all present EH प्लस आयन। ओके, तो ऐसा एसिड जो क्या करेगा, इजीली डिसोसिएट होगा, जल्दी एसोसिएट नहीं होगा, और जितने भी पॉसिबल है उतने सारे क्या कर देगा, H प्लस रिलीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो HCl है। ओके, इसको तुमने वाटर के अंदर डाल दिया एक्वियस में, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, H प्लस और Cl माइनस रिलीज करेगा। अब इसके पास कितने हाइड्रोजन थे, एक ही था, उसने एक ही रिलीज कर दिया, लेकिन पूरा रिलीज कर दिया। ओके, जैसा H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर में डाल दो। ओके, कितने हाइड्रोजन है, दो, तो क्या करेगा, H प्लस रिलीज करेगा, 2 प्लस SO4 माइनस माइनस। तीसरा है H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड इन वाटर, तो क्या करेगा, 3H प्लस रिलीज करेगा, PO4 माइनस 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 रिलीज करेगा। मतलब ऐसा एसिड जो पूरे के पूरे H प्लस रिलीज कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ
स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, अब जो भी ये सारे क्या है, मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड है, तो सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो पूरे के पूरे H+ रिलीज कर देते हैं। एक्सेप्शन एक है इसमें, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ओके, कार्बोनिक एसिड। अब इसमें ये इसके पास है हाइड्रोजन 2 लेकिन ये रिलीज नहीं करता, तो ये एक एक्सेप्शन है, सिर्फ एक्सेप्शन के तौर पे आप ध्यान रखो इसको। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वीक एसिड का। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो इजीली डिसोसिएट होते हैं, तो वीक एसिड क्या होंगे, आप ये उसको मतलब ये कर सकते हो। वीक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड, वीक एसिड्स आर those acids that will not dissociate completely and not release all present H+ आयन। ओके, ये उसके अंदर जितने भी H+ आयन है उनको रिलीज नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ वीक एसिड। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एसिड है, जैसे सिंपल ले लेंगे हम एग्जाम्पल के लिए HX। ओके, इसके अंदर आपने वाटर के अंदर इसको डाल दिया, तो एक्सपेक्ट क्या है, ये H+ रिलीज करना चाहिए और X- रिलीज करना चाहिए। ओके, लेकिन कई बार ये ऐसा नहीं करेगा। ओके, तो ऐसा क्यों नहीं करेगा, उसका रीजन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल एक लिखेंगे हम CH3COOH, इसको अगर पानी में डाल दो तो ये क्या करेगा, CH3CO- प्लस H+। अब देखो इसके पास है कितने हाइड्रोजन, 3 और 1 4, लेकिन रिलीज कितना कर रहा है, 1। मतलब ये पूरे के पूरे H+ रिलीज नहीं करता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। ओके, अब एग्जांपल के लिए सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड, ओके, ऑल ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहाँ पे HCOOH फॉर्मिक एसिड है। अब इसको अगर पानी में डाल दो आप, ओके, तो ये क्या करेगा, सिर्फ ये हाइड्रोजन तोड़ेगा, ये नहीं तोड़ेगा। अब ये क्यों नहीं तोड़ेगा, उसका भी रीजन है, वो हम देखेंगे, भले ही तुम्हारे एग्जाम में नहीं है लेकिन एक जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन हम उसको देख लेंगे। तो ये क्या करेगा, HCOO- फॉर्मेट आयन और H+ आयन रिलीज करेगा। एक्चुअल थे 2 हाइड्रोजन लेकिन रिलीज एक ही किया, इसलिए ये वीक एसिड। ओके, तो इस तरह से जो हमने अभी कार्बोनिक एसिड का एग्जांपल देखा था, कार्बोनिक एसिड में क्या होता है, देखो इसको हम ऐसा लिखेंगे OH COOH। ओके, H2CO3, ये जो है इसको आप पानी में डालो, एक्सपेक्ट है कि दोनों तोड़ना चाहिए लेकिन 2 नहीं देता, ये क्या करता है, पहले एक ही H+ देता है प्लस HCO3-, फिर क्या होगा, फिर ये HCO3- जाएगा, फिर वाटर में ये क्या करेगा, फिर दूसरा H+ रिलीज करेगा विथ CO3-। ओके, तो इस तरह से ये 2 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर वो पूरे हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता तब उसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। अब इसमें एक और टर्म आती है जिस टर्म को हम बोलते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमेशा याद रखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, ओके, इट इज ग्रेटर देन 30%, ग्रेटर देन 30% फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, ये एक आंकड़ा है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब जितने भी उसके अंदर H+ है वो 30% से ज्यादा अगर रिलीज करता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अदरवाइज वो वीक माना जाए। ओके, अब ये कैसे ये करना, मान लो आपके पास एक एसिड है, ओके, जैसा ये हमने यहाँ पे बात की थी, इवन हम एसिडिक एसिड इसका देख सकते हो आप, ये देखो इसमें टोटल कितने हाइड्रोजन थे, 4 में से सिर्फ 1 रिलीज हुआ, मतलब 25% ही रिलीज हुआ, इसलिए ये वीक है। ओके, तो इसलिए ये क्या है तुम्हारा
वीक है। तो एक समझने के लिए ये बात आप ध्यान में रख सकते हो। अब सवाल ये है, जैसे मैंने बोला था कि ये आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये है HCOOH, तो यही बॉन्ड क्यों टूटता है, ये बॉन्ड क्यों नहीं टूटता? तो उसका आंसर जो है वो लाई करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस में। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक अलग टर्म है जो पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ोगे, भले ही इस साल पीरियोडिक टेबल डिलीट है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार बोलता हूँ कि पीरियोडिक टेबल अगर आपको नहीं मालूम तो केमिस्ट्री में आप बहुत डिफिकल्टी होगी आपको। तो पीरियोडिक टेबल कंपलसरी मालूम होना ही चाहिए, भले ही वो सिलेबस में हो ना हो। तो देखो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है पीरियोडिक टेबल में, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड जो है वो इस तरह का होता है, FON, ओके, Cl, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले एलिमेंट है। और आखिर में जाओ फिर धीरे धीरे आयोडीन, सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन एंड में आता है, ओके। तो अगर यहाँ पे कार्बन भी यहाँ पे होता है, मतलब आप अगर देखो आयोडीन, ओके, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, इस तरह का होता है। अब देखो, अगर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस देखो इन दोनों में, ओके, तो ये देखो यहाँ पे है ऑक्सीजन और यहाँ पे है हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पे अगर आप देखो तो सिर्फ इतना ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू मुलिकन स्केल, तो मुलिकन स्केल के अकॉर्डिंग होता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अब इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सेपरेट एक वीडियो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर, उसको आप देख सकते हो, ओके। अब एक चीज देखो, एक रूल है कि जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, मोर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, more will be the chance of cleavage, or more dissociation will be more, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, और इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ना कि ये बॉन्ड, ओके। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसा आगे आपको एग्जांपल आएगा एक कि P डबल बॉन्ड O, H, OH और H, ओके। अब मान लो इसमें आपको पूछा गया कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा, तो सिर्फ यही बॉन्ड टूटता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू फास्फोरस और हाइड्रोजन। तो फिर से बोल रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर किसी को क्यूरियोसिटी है तो उसके लिए मैंने बता दिया, ओके। फिर ये हो गया एक। अब दूसरा जो है वो है सेकंड वन, दैट इज एक्चुअल हमने दो देख लिए, नंबर 1 ओरिजिन के ऊपर, नंबर 2 स्ट्रेंथ के ऊपर, नंबर 3 है डिपेंडिंग ऑन द वाटर कंटेंट, ओके, डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। एक्चुअल सॉल्वेंट क्या है, वाटर होता है, ओके, दैट इज वाटर, मतलब वाटर का कंटेंट कितना है उसके ऊपर। तीसरा टाइप आपको यहां देखने मिलेगा, वो होता है एज यूजुअल है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, ओके। अब देखो इसमें फर्स्ट वन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज दैट विच कंटेन okay, large amount of water, okay, as a solvent। और उसको वाटर और सॉल्वेंट, हर बार ध्यान रखो वाटर ही यहाँ पे सॉल्वेंट है, ओके। तो जिसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा है, सॉरी, ओके, हमने थोड़ा सा उल्टा लिखा, ओके, वाटर का कंटेंट जिसमें ज्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज अ डाइल्यूट वन, ओके। द एसिड दैट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर इज कॉल्ड एज अ डाइल्यूट एसिड। फॉर एग्जाम्पल डाइल्यूट HCl है, ओके, डाइल्यूट HNO3 है, डाइल्यूट H2SO4 है। तो इसमें डाइल्यूट है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है? पानी का परसेंटेज ज्यादा है, एसिड का कम, ओके। और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होगा? तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होगा विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट इन इट, ओके, विच कंटेन, कॉन्सेंट्रेट के बारे में बात करें, विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट, ओके, जिसमें वाटर या सॉल्वेंट का परसेंटेज जो है वो क्या है? कम है।
इसका मतलब परसेंट ज्यादा किसका होगा, एसिड का, तो इसलिए उसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेटेड HCl, सेम वही है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे, तो इसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ओके, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो बहुत ज्यादा एक तो बहुत ज्यादा यूज में भी आता है, बहुत ज्यादा जगह पे उसका यूज भी है, और वो स्ट्रांग भी होता है, इसलिए उसको किंग ऑफ एसिड बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO को। ओके, ये एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर अब हमने यहाँ पे ये चीज तो देख ली कि कॉन्सेंट्रेटेड और ये क्या है, हम क्या बोलेंगे कि डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है। अब हमको देखना है कि टाइप्स ऑफ बेसिस। ओके, अब हमने एसिड के तो टाइप देख लिए, फिर हम एक देखेंगे टाइप्स ऑफ बेसिस। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखो, एसिड क्या रिलीज करता था, H+, उसी तरह से बेस हम उसे बोलेंगे जो क्या रिलीज करेगा, OH-। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमको टाइप्स ऑफ बेसिस देखने हैं। तो देखो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बेसिस। अब हमको अरेनियस ने ये बता दिया है कि बेस वो होता है जो OH रिलीज करता है, तो फिर NaOH है, ओके, KOH है, CaOH टेकन ट्वाइस है, ETC, बहुत सारे हैं जो क्या करेंगे, OH- रिलीज करेंगे, तो उसको बेस बोलेंगे। तो बेसिस के टाइप पहला तो होगा डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, जैसा हमने अभी बात की थी स्ट्रेंथ के ऊपर। ओके, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ। तो यहां फिर से वही चीज, स्ट्रेंथ मतलब क्या, जो जल्दी टूटेगा वो स्ट्रांग होगा, जो नहीं टूटेगा वो वीक होगा। ओके, हम लिखेंगे स्ट्रांग किसको बोलेंगे, स्ट्रांग उसको बोलेंगे विच इजीली डिसोसिएट एंड रिलीज ऑल OH- आयन, और वीक उसे बोलेंगे which not easily dissociate and not release all OH- आयन। ओके, जो पूरे के पूरे OH- आयन रिलीज नहीं करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं, वीक बेस बोलते हैं, सॉरी। ओके, तो अब इसके ऊपर आपको दो ये मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। ओके, तो फिर अब हम उसका टाइप देखेंगे। तो देखो पहले स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस, दैट विच डिसोसिएट्स ऑल हम उसको बोलेंगे एंड रिलीज ऑल OH- प्रेजेंट। वो क्या करेगा, पूरी तरह से डिसोसिएट होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल NaOH है, इसको आप पानी में डाल दो H2O में, क्या होगा, Na+ OH-। ओके, CaOH टेकन ट्वाइस, तो रिलीज करो, क्या बनेगा, Ca++ 2OH-। देखो इसके पास दो OH थे, दोनों के दोनों OH रिलीज कर दिए। ओके, जैसा मान लो NaOH का मॉलिक्यूल ऐसा है 2 NaOH, 2 मोल है NaOH के, इसको भी आप पानी में डाल दो, ये क्या करेगा, 2 Na+ कितने OH रिलीज करेगा, 2 OH रिलीज करेगा। तो इस तरह से ये स्ट्रांग होते हैं, जो पूरे के पूरे OH क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। जबकि वीक वाले क्या करेंगे, वीक क्या होता है, दैट विल नॉट डिसोसिएट and not release all OH- आयन। वो पूरी तरह से डिसोसिएट भी नहीं होगा और सारे के सारे OH- आयन रिलीज भी नहीं करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ वीक वन। ओके, जैसा कि एग्जाम्पल के लिए देख लो, मान लो आपके पास एक बेस है MOH टेकन ट्वाइस, मान लो आपने इसको पानी में डाला, अब इसके पास कितने OH है, 2 है, तो उसने दोनों रिलीज करनी चाहिए थे लेकिन नहीं करता। ओके, तो ये क्या करेगा, मे बी ये बनाएगा MOH इस तरह से, प्लस एक OH- बना दे।
ओके, अब ये जो केस होती है इसको हम क्या बोलेंगे, वीक। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसा NH4OH है। ओके, अब इसके अंदर एक ही OH है, लेकिन जब आप एक कंटेनर लेते हो तो उसमें एक ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल नहीं होता, उसमें हजारों मॉलिक्यूल्स होते इस तरह के। ओके, तो अगर एक मॉलिक्यूल टूटेगा दूसरा नहीं टूटेगा, दूसरा टूटेगा तीसरा नहीं टूटेगा। मान लो ये 2 मॉलिक्यूल है, 2 मोल है, तो फिर क्या होगा, एक तो NH4 प्लस OH बाहर निकल जाएगा, नो डाउट, लेकिन दूसरा NH4OH जो है वो एज इट इज रहेगा। मतलब इसके अंदर 2 मोल थे, उसमें से एक ही मोल डिसोसिएट हुआ, एक नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ वीक बेस। ओके, तो इस तरह से कोई भी बेस जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता, एज वेल एज हम क्या बोलेंगे कि वो पूरी तरह से OH रिलीज भी नहीं करता, उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ वीक बेस। ओके, तो कई बहुत कम एग्जाम्पल है वीक बेस के, अगर आप देखो, और एक आधा एग्जाम्पल हमें चाहिए तो हम लिख सकते हैं कि Mg, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो इसके बाद एक और जो टाइप है बेसिस का, ओके, वो हम देखेंगे। वो बेसिस का टाइप होता है डिपेंडिंग ऑन द, हम उसको बोलेंगे कि सोल्यूबिलिटी। ओके, सोल्यूबिलिटी इन वाटर, और सोल्यूबिलिटी सिर्फ बोलेंगे, सोल्यूबिलिटी के ऊपर बेस का और एक टाइप डिपेंड होता है। देखो, कोई भी बेस, कोई भी कंपाउंड किस चीज में सोल्यूबल होता है ये नॉर्मली देखा जाता है, तो मोस्टली यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो है वाटर। तो अगर वो चीज या वो बेस, यहाँ पे स्पेसिफिकली हम बेस के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो वाटर में डिजोल्व है तो उसको एक स्पेशल नाम से बोला जाता है, दैट इज अल्कली। व्हाट इज मीन बाय अल्कली? Alkalis are the bases that dissolve in water. ऐसे बेस जो वाटर में क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH, ओके, KOH, CaOH टेकन ट्वाइस। अब ऐसा क्यों है ETC? ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो होते हैं ये पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप से, देखो फिर से पीरियोडिक टेबल यहाँ पे है। ओके, तो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट जो ग्रुप होता है सोडियम पोटेशियम वाला, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ओके, यहाँ पे आप ये भी ले सकते हो, अगर यहाँ पे हम और एक एग्जांपल एंटर करेंगे लिथियम का। ओके, तो एक चीज आप ध्यान में रखो, ये पहला जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है अल्कली मेटल्स। ओके, अल्कली मेटल क्यों? क्योंकि इनके बेसिस जो होते हैं वो पानी में डिजोल्व होते हैं। ओके, और सेकंड ग्रुप जो होता है उसमें भी, सेकंड ग्रुप उसमें भी कैल्शियम होता है। ओके, आपको मैग्नीशियम होता है। इसको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, तो ये भी पानी में डिजोल्व होते हैं, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अल्कली। ओके, यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, लेकिन ऑल अल्कलीज आर बेसिस। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, बेस वो होता है जो OH देता है, तो OH तो NaOH के पास भी है, KOH के पास भी है, इसके पास भी है, मैं अगर जिंक OH टेकन ट्वाइस लिखूं उसके पास भी है। ओके, AlOH टेकन थ्राइस लिखूं उसके पास भी, तो इन सब के पास OH है 3 टाइम्स OH। ओके, तो लेकिन वो सब अल्कली नहीं, वो सब पानी में डिजोल्व नहीं होते। ओके, तो इसलिए जो पानी में डिजोल्व होते हैं उन्हीं को अल्कली बोला जाता है। तो ये सारे एसिड और बेसिस के टाइप है। सो आई होप ये आपको कुछ हेल्प करेंगे।